नमस्कार बच्चों, हमारे टॉपिक चल रहा है नमक का दारू। मुंशी प्रेमचंद का अध्याय है। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। नमक का दारोगा, उससे आगे का अध्ययन करना है अपने को। जाड़े के दिन के भाव बदल रहा है। पहले तो कल तक अपन ने पढ़ा कि बंशीधर के पिता उसको नौकरी की तलाश में जाते हुए क्या शिक्षा दे रहे हैं। वो नौकरी पे गया बंशीधर, नौकरी लग गई। किस्मत अच्छी थी कि अच्छे पद पर उसको नौकरी मिली, दारोगा पद पर। पड़ोसी दुखी हो गए, पड़ोसियों के दिल में सूर उठने लगे। ये कल अपन ने पढ़ा। अब आगे जहाँ उनकी नौकरी लगी वहाँ क्या हो रहा है। जाड़े के दिन, सर्दी के दिन और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। रात को सोते समय नशा कर रखा था, कुछ पीपा रखा हो। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे। 6 महीने के लगभग हुए थे बंशीधर को, 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुई है। लेकिन इस थोड़े समय में ही, 6 महीने के कम समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता, कार्य में कुशल थे, निपुण थे। जो भी उनको कार्य मिलता था पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करते थे और उत्तम आचार से, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था, प्रभावित कर लिया था। कहने का मतलब है अफसर बंशीधर को बहुत ईमानदार, सही कार्य करने वाला व्यक्ति मानते थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। 1 मील पूर्व, 1 मील पूर्व दिशा की ओर यमुना नदी बहती थी। 1 मील का मतलब 1 मील में 3 किलोमीटर होते हैं। 3 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में यमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ, नाव आने जाने के लिए। इसमें ध्यान रखना बच्चों, यहाँ गाड़ी शब्द का प्रयोग होगा जो नावों के लिए होगा। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। सर्दी का दिन, सर्दियों में तो नींद भी अच्छी आती है, तो अपने कमरे के किवाड़ बंद करके मीठी नींद ले रहे थे सर्दियों की। अचानक आंख खुली दारोगा जी की, बंशीधर की, तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट। नदी का पानी बहना चाहिए था, कलकल की आवाज़ आनी चाहिए थी नदी के पानी बहने की, लेकिन गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़। गाड़ियाँ समझ गए ना, नाव। तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह, नाव चलाने वाले मल्लाह, ये सुनाई दिया उनको मल्लाहों का कोलाहल, शोरगुल। क्योंकि कई नावें जाएंगी तो कई नाव चलाने वाले होंगे, तो आपस में बोलते हुए, कुछ गाते हुए, कुछ कहते हुए, सुनते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि टाइम पास हो जाए। उठ बैठे बंशीधर, सोते से जाग गए। इतनी रात गई, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अरे गाड़ियाँ तो दिन में जाती हैं यार, रात में नदी के पार क्यों जा रही हैं गाड़ियाँ? उनके माथे में प्रश्न चिन्ह उभरा कि वो न हो, कोई गड़बड़ तो है, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, हेरा फेरी है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, तर्क दिया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। भ्रम ने पुष्ट किया कि हाँ यार है गड़बड़। वर्दी पहनी दारोगा वाली, तमंचा जेब में रखा पिस्तौल, और बाद की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आप पहुंचे। घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंच गए। मोटरसाइकिल वगैरह तो होती नहीं थी उस जमाने में। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती थी, दूसरी तरफ जा रही गाड़ियों की कतार। पीछे काफ़ी लंबी, कई नावें थी, बहुत नावें। तो एक अगला हिस्सा तो पुल के पार जाता दिखा और एक पीछे वाला हिस्सा।
डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं, कौन है इनका मालिक, कौन किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। बच्चों आपको मालूम है किसकी गाड़ियां थी, पंडित आलोपीदीन। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, आदमी ने कुछ काना फूसी हुई कि यार ये तो पकड़ लिए, आज से पहले तो कोई पकड़ा ही नहीं यहाँ पर। अब आगे वाले ने कहा पंडित आलोपीदीन, इसकी गाड़ियां किसके नामे हैं, पंडित आलोपीदीन। कौन पंडित आलोपीदीन, कौन है ये पंडित आलोपीदीन? दातागंज के रहने वाले हैं। मुंशी बंशीधर चौंके कि यार नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, सबसे इज्जतदार, सम्मानित, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे, छोटे से लेकर बड़े तक कौन ऐसा था जो उनके ऋणी ना हो? सबको ऋण दे रखा था, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको कर्जा दे रखा था। तो लोग जानते भी थे, बड़े चलते उनके ऋणी न हो, व्यापार भी लंबा चौड़ा था, कारोबार काफ़ी फैला हुआ था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, चलता पुर्जा होना बहुत तेज आदमी थे। कौन? पंडित आलोपीदीन। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। अंग्रेज अफसर थे, अधिकारी थे, उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था। सदाव्रत वह स्थान जहाँ गरीबों को निःशुल्क भोजन मिलता है, एक तरह से अपन कह सकते हैं भंडारा। 12 महीने उनके यहाँ भंडारा चलता था, आने जाने वाले खूब खाते पीते थे। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? बंशीधर ने पूछा कि भाई ये गाड़ियाँ कहाँ पर जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, 3 प्रश्न किए, किसकी गाड़ियाँ हैं? इसका उत्तर मिला पंडित आलोपीदीन। कौन पंडित आलोपीदीन? दूसरा प्रश्न दातागंज के। तीसरा प्रश्न किया गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? कानपुर जाएंगी। हाथों हाथ उत्तर दे दिया 3 प्रश्नों का। चौथा प्रश्न, लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है गाड़ियों में, सन्नाटा छा गया। अब की बार कोई उत्तर नहीं आया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा, यदि कुछ चीज होती है ऐसी वैसी तो बता ही देते हो कि साहब ये है इन गाड़ियों में। देर तक उत्तर की बाढ़ देखकर वह जोर से बोले। पहले तो उन्होंने इंतजार किया, कोई प्रश्न किया तो उत्तर देंगे ये लोग गाड़ी वाले, लेकिन देर तक जब उत्तर नहीं मिला जोर से बोले, बंशीधर क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लगा है, क्या माल है, क्या सामान है गाड़ियों में। इस पर भी जब कोई उत्तर न मिला, फिर उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, घोड़े को आगे बढ़ाया, गाड़ी की नाव के पास लेकर गए और हाथ से बोरे को टटोला कि बोरे में क्या है। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। उन बोरों में क्या था? नमक। और उस समय नमक का व्यापार गैर कानूनी था। बिना टैक्स चुकाए कोई काम करे, इधर उधर लाए ले जाए, तो वो गैर कानूनी था। जब पंडित आलोपीदीन तक सूचना पहुंचा दी उनके सेवकों ने, नाव वालों ने, नौकरों ने कि साहब कोई अफसर है, दरोगा है, उसने हमारी गाड़ियों को, नावों को पकड़ लिया है, पंडित आलोपीदीन आ रहे हैं। कैसे पंडित आलोपीदीन है? देखो, पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, उनका रथ बड़ा सजा हुआ है, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे, कुछ तो सो रहे थे, कभी आँख खोल लेते, कभी सो जाते। पैसे वाले आदमी थे सब, पैसे वाला तो कुछ भी कर सकता है। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया, उनको जगाया कि महाराज उठो, और बोले महाराज दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी, नाव आगे नहीं जाने दे रहे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वहीं रोक लिया गाड़ियाँ, और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। वो घाट पर खड़े हैं दारोगा और आपको बुला रहे हैं कि किसकी गाड़ी है? पंडित आलोपीदीन की। बुला कर पंडित आलोपीदीन। कैसे थे पंडित आलोपीदीन? काहे पर विश्वास करते थे? पंडित आलोपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, पैसे पर। वो मानते थे कि पैसे के बल पर, पैसे के दम पर चाहे जो काम किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। वह कहा करते थे संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही वास है।
स्वर्ग में भी ये चीज़ें धन दौलत चलता है, धरती पर तो कहना ही क्या, उनका यह कहना ही यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने, न्याय की बात हो वहाँ भी लक्ष्मी की चलती है, नीति की बातों में भी लक्ष्मी की चलती है, धन की चलती है। बताओ कहाँ पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। लक्ष्मी तो शुरू से लक्ष्मी का राज चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। धन का शासन कभी खत्म नहीं होगा। तो ये सब धन और नीति, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने, इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। पैसे के दम पर सब कुछ हो जाता है। लेटे ही लेटे, घरों से बोले लेटे लेटे उठे नहीं, घरों से बोले उनको तो अपने पैसे का घमंड था, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, पान का बीड़ा लगाया, गोड़ मोड़ किया पान को, कुछ डालकर मसाला और खा लिया पान। फिर लिहाफ ओढ़कर, चादर या रजाई ओढ़कर दारोगा के पास आकर बोले, वंशीधर के पास, बाबूजी आशीर्वाद। यही व्यक्ति का अहंकार है। देखो पदाधिकारी होता है, लेकिन उनको अपनी योग्यता पर, अपने धन पर घमंड था, तो उन्होंने आते ही ये नहीं एक अफसर के सामने, एक अधिकारी के सामने नमस्कार नमस्ते किया जाए, अपने अंदाज के हिसाब से उन्होंने कहा कि बाबूजी आशीर्वाद। वैसे आशीर्वाद तो दे सकते थे क्योंकि ब्राह्मण था। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई, कि हमसे कौन सी गलती हो गई कि गाड़ियां रोक दी। बच्चों आपको मालूम है कि गाड़ियां क्यों रोकी, अपराध था या नहीं, गलती थी या नहीं थी। उस समय नमक का व्यापार करना गैर कानूनी था, बिना कर चुकाए, टैक्स चुकाए। फिर भी कह रहे हैं कि भाई हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिससे हमारी गाड़ियां रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, भाई ब्राह्मणों पर तो अपनी मेहरबानी रखो, आशीर्वाद रखो, दया दृष्टि रखो। बंशीधर उठाई से बोले, सरकारी हुक्म, तो मैंने गाड़ियां नहीं रोकी, सरकारी आदेश से गाड़ियां रोकी है, सरकार के नियमों के कारण, निर्देशों के कारण गाड़ियां रोकी। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, देखो इससे अब जो आगे आ रहा है इसको कहते हैं तेल लगाना, चमचागिरी करना, गुलामी करना। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। क्या हमको सरकारी हुक्म से मतलब नहीं, हम सरकारी आदेश को नहीं जानते और न सरकार को जानते। हमारा और आपका तो घर का हमारे सरकार तो आप ही हैं। पता नहीं आलोपी दीन कितने बंशीधरों को पकड़कर पैसे के बल पर अपनी जेब में रखता था। इस पाठ में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे कि हमारी सरकार तो आप ही है। आपका और हमारा तो घर का मामला है, कोई आप और हम अलग तो है नहीं, घर का मामला है आपका और हमारा। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, कभी अलग हो ही नहीं सकते हम आपसे। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, आप क्यों आए यहाँ सर्दी में आराम से सोते। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। इसका मतलब क्या है बच्चों, आपके पास आ रहा था मतलब रोजाना का काम होना था, ये कभी कभार नमक जाना था तो रिश्वत देने, भेंट देने मैं तो खुद ही आपके पास आ रहा था। पंडित आलोपी दीन का मानना था कि एक बार रिश्वत दे दी तो फिर कई महीनों तक वो अधिकारी तो कुछ नहीं कहेगा, मैं तो स्वयं ही आपके पास आने वाला था। यह हो नहीं सकता, इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाओ। घाट का देवता किसको कहा गया है? बंशीधर। भेंट, रिश्वत। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ऐश्वर्य, संपन्नता, धन दौलत की बातों का कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नई ईमानदारी की नई उमंग थी, नई नई नौकरी थी, ईमानदारी का जोश था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों से नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। हम उन नमक हरामों से नहीं है, नमक हरामों में से जो थोड़े से पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। हम अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। आप इस समय हिरासत में, बंशीधर ने कहा, आपका कायदे के अनुसार चलना होगा। आपको नियमानुसार चलना होगा, जो सरकारी नियम उसकी पालना होगी और इस समय आप हिरासत में हो।
बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। बंसीधर ने कहा कि मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। जमादार बदलू सिंह, एक सिपाही था बदलू सिंह, उसको आदेश दिया बंसीधर ने, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। मेरा तुम्हारे दोस्त का एक दारोगा का आदेश है कि तुम इनको गिरफ्तार करो, हिरासत में ले। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष जो पाठ का भाग है उसका हम अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।